जय हिंद फ्रेंड्स। तो कश्मीर की कहानी चल रही है और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के 3 घोषित दावेदार थे, एक अघोषित दावेदार था। घोषित दावेदार में महाराजा हरि सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, जेल नेहरू, ये 3 घोषित दावेदार और एक अघोषित दावेदार पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे। उस आदमी का नाम था शेख अब्दुल्ला। शॉल मर्चेंट के बेटे से एएमयू से सोशल रिफॉर्मर से पॉलिटिशियन, और फिर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, और फिर शेख अब्दुल्ला का कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के संपर्क में आना और शेख अब्दुल्ला की स्थिति में उभार। फिर स्टैंड स्टिल समझौता, मैंने आपको बताया कि स्टैंड स्टिल समझौता हुआ और स्टैंड स्टिल समझौते में कश्मीर ने कहा कि भाई जो हम पे पहला आक्रमण करेगा हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। और फिर वो पुंछ विद्रोह के बैकग्राउंड में मैंने आपको कहानी बताई कि साहब कबीलाई अटैक, हालांकि वो पाकिस्तान का ही हमला था लेकिन हम उसे कबीलाई अटैक बोलते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि वो तो जिहादी थे, भाई के लिए बड़ा, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जीवन के कष्टों में, एक बात यहां मैं स्पष्ट कर दूं, आपका भाई कौन है? जो आपको डेंगू होने पे प्लेटलेट दे रहा है वो आपका भाई है। जो रात में 2 बजे आपको हॉस्पिटल ले जा रहा है वो आपका भाई है। जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा है वो आपका भाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, कलाम साहब कह रहे हैं, एपीजे कलाम। जब उनकी स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही थी तो सुब्रमण्यम, उनके जो टीचर थे, गुरु थे, उन्होंने भरी। मुसीबत में, मैंने कहीं सुना, शायद आपको चुटकुला लगे लेकिन मुझे तो यथार्थ लगा, कि आर्यभट्ट जो है एक बार यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मुसीबत में कौन कौन सा रिश्तेदार उनके काम आया था। आर्यभट्ट एक बार यह ढूंढ रहे थे कि जब वो मुसीबत में थे तो उनका कौन कौन सा रिश्तेदार था जो उनके काम आया था। पता नहीं, कोई पता लगा कोई नहीं आया। कहते हैं बस वहीं से शून्य की खोज हुई। स्थितियां बिगड़ रही हैं, तनाव दोनों तरफ बढ़ रहा है, मिसाइल टेस्टिंग हो रही, मॉक ड्रिल हो रही है, कुछ भी हो सकता है और युद्ध होगा तो हम सब अपने देश के साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। लेकिन इस युद्ध से फायदा किसको है? कोई तो है पर्दे के पीछे जिसको इस युद्ध से फायदा हो रहा है, जो इंडिया और पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। इस युद्ध से उनको फायदा हो रहा है। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति देश। तो एक युद्ध तो उन्होंने छुड़वा दिया रूस और यूक्रेन में, एक छिड़वा दिया मिडिल ईस्ट में। अब गौर करो आप, इस युद्ध से, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध अगर होगा तो इस युद्ध से किसको फायदा होगा? जो देश, जो कंट्रियां वेपन बेचती हैं, जो देश हथियार बेचते हैं, इनका फायदा होगा। अभी हमने राफेल के लिए समझौता किया है, किससे? फ्रांस से। पाकिस्तान और इंडिया का अगर युद्ध होगा तो फ्रांस को फायदा होगा। पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा तो यूएस का फायदा होगा। पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा तो स्वीडन का फायदा होगा। आर्थिक मंदी से दुनिया गुजर रही है। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है, रूस और यूक्रेन।
रूस और यूक्रेन का युद्ध, यहां हथियार बेच रहे जम के। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है इजराइल पैलेस्टीन, यहां हथियार बेच रहे जम के। एक युद्ध ये छेड़ने के चक्कर में है यूएस और ईरान, संभावित है ये। एक युद्ध शुरू हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। इनको फायदा होगा, हथियार बेचेंगे, मंदी से बाहर आएंगे, तबाही मचेगी इन देशों में, कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। दूसरा, वो देश जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, ये भी करवा सकते हैं। ये पिछले साल 3.25 करोड़ लोग कश्मीर पहुंचे। 3.25 करोड़। और जब ट्रेन शुरू हो जाएगी जम्मू से श्रीनगर तो पहुंचेंगे 6 करोड़। 6 करोड़ इंटू 50,000, कितना रेवेन्यू पहुंचेगा कश्मीर में। कोई तो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है। पाकिस्तान भी करवा सकता है, इस हमले में सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है, यह बिल्कुल सत्य है। इन लोगों ने पैसा, अब इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो सुपारी का काम करते ही है। ना इनके पास इंडस्ट्री है, ना टूरिज्म है, ना यहां कोई पढ़ने जाना चाहता है। इनके पास एक इंडस्ट्री है, सुपारी इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में कहीं खुराफात करवाना हो तो इनको आगे करवा लो, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। और इनको लगा अच्छा ये भी परेशान है, बलूचिस्तान एकदम अलग होने की कगार पे है, और पाकिस्तान को जोड़ने का सबसे सॉलिड तरीका क्या है, इंडिया पर हमला, बस सारा पाकिस्तान एक हो जाएगा तुरंत। इससे इनको भी फायदा हो रहा है। यूरोप की जो कंट्रीज टूरिज्म के लिए फेमस है, इनको भी फायदा हो रहा है। पाकिस्तान में आंतरिक संकट गहरा गया है और इनको पता था कि वक्फ बिल पास हो गया है, मुसलमान थोड़ा सा नाराज हैं, और यही समय हिंदू मुसलमान करवा दो, और हिंदू मुसलमान करवा दोगे तो घर में ही इनके तनाव पैदा हो जाएगा। चाइना, भारत कमजोर, अरुणाचल काराकोरम पूरा चाइना का। अरुणाचल काराकोरम पूरा चाइना का। सिल्क रूट पे चाइना का कब्जा। जब पहला विश्व युद्ध होने वाला था तो कम्युनिस्टों ने एक नारा दिया था, वॉर अगेंस्ट वॉर। बोले वॉर जब भी होता है तो पूंजीपतियों के हित के लिए होता है, लेकिन उस वॉर की भरपाई कौन करता है? आम आदमी, जान से, माल से, पैसे से। और जो भी कीमती होगा उसके लिए युद्ध तो होगा ही। जो भी कीमती होगा उसके लिए युद्ध तो होगा ही। 1947 के बाद जब जनवरी 1948 में नेहरू जी यूएन में इस मुद्दे को लेकर चले गए, तो नेहरू जी को एक बात का बड़ा भरोसा था शेख अब्दुल्ला पर कि शेख मेरा आदमी है। दोनों कश्मीरी, जेल नेहरू भी कश्मीरी, शेख अब्दुल्ला भी कश्मीरी, तो हो सकता है कश्मीरी उम्मत की भावना पैदा हो गई हो कि हम दोनों कश्मीरी। तो नेहरू जी को बड़ा कॉन्फिडेंस था शेख अब्दुल्ला पे कि भाई प्लेबिसाइट होगी, क्योंकि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में एक पॉइंट है प्लेबिसाइट वाला कि कश्मीर का पूर्ण विलय तभी होगा जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का एक सिद्धांत था कि पूरा कश्मीर का विलय तब होगा जब वहां प्लेबिसाइट होगी, और प्लेबिसाइट अगर होगी तो शेख हमारा आदमी है, और शेख को कश्मीरी लोग मानते हैं। तो शेख की स्थिति को मजबूत करने के लिए मार्च 1948 में पीएम बनवा दिया उसको। जैसे उसको पीएम बनाया वो कश्मीर का स्टार बन गया। मैंने बताया आपको पिछली क्लास में, लैंड टू द टिलर,
अरे उसने कहा ये सारे सामंतों से जमीन छीन के ये मुसलमान किसानों को दे दो, और मनी लेंडिंग पर प्रतिबंध, कंट्रोल, नियंत्रण, और बटाई, शेयर क्रॉपिंग, 75-25 नहीं 25-75, और शेख अब्दुल्ला बन गए कश्मीर के नायक। हिंदुओं के हितों में प्रहार हुआ तो 1949 में बनी प्रजा परिषद, डोगरा नेतृत्व में प्रजा परिषद का गठन हुआ। 1950 तक पहुंचते पहुंचते 1950 तक पहुंचते पहुंचते कश्मीर प्लेबिसाइड के तत्व से बंध चुका था। कश्मीर में कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की शुरुआत हो चुकी थी। भाई शेख मुसलमानों की बात कर रहे थे तो कोई ना कोई तो हिंदुओं की बात करेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर टेरिटोरियल डिस्प्यूट बन गया था, क्षेत्रीय विवाद, और यह मामला पहुंच गया यूएनओ में। 1950 तक पहुंचते पहुंचते यह स्थिति हो गई कश्मीर की। यह 1950 तक यह कश्मीर की स्थिति हो गई। और अब कश्मीर में एक और नायक है, हीरो। कौन है हीरो? शेख अब्दुल्ला। एक बहुत बड़ा समाज शेख को सपोर्ट करता है, पसंद करता है। एक बहुत बड़ा समाज शेख को पसंद करता है। यह स्थिति है कश्मीर की 1950 में। 1950 में यूएन ने कहा कि भाई प्लेबिसाइट होगा। यूएनओ ने कहा कि प्लेबिसाइट होगा। यूएन ने कहा 1950 में कि प्लेबिसाइट होगा, प्लेबिसाइट कश्मीर जेएनके में प्लेबिसाइट होगा। पाकिस्तान ने कहा एक ही शर्त पे होगा। बोले कौन सी शर्त? पाकिस्तान ने एक शर्त रख दी, कहा पहले शेख अब्दुल्ला को हटाओ, ये इंडिया का आदमी है, नेहरू का आदमी है, इसको हटाओ। अब जब मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्त रख दी कि शेख अब्दुल्ला को हटाओ, नहीं पाकिस्तान ने जब शर्त रख दी कि शेख अब्दुल्ला को हटाओ, तो भारत कहां पीछे रहता? भारत ने भी शर्त रख दी, इंडिया ने भी शर्त रख दी कि पीओके में जो पाकिस्तान की आर्मी है इसको हटाओ। दोनों ने शर्त रख दी। 1950 में जब प्लेबिसाइट की बात हुई तो दोनों ने, पाकिस्तान ने कहा शेख अब्दुल्ला को हटाओ, ये भारत का आदमी है, ये मैनिपुलेट करेगा, और इंडिया ने कहा कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी को हटाओ, तभी प्लेबिसाइट कायदे का हो पाएगा। दोनों ने शर्त रख दी। अब इससे पहले कि यूएन कोई डिसीजन लेता, एक कांड हो गया एशिया में। कांड शब्द बड़ा प्यारा है, लंका कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड। कांड शब्द बड़ा प्यारा है, अक्सर लोग उसे नेगेटिव टर्म में देते हैं, पर वो है शब्द बड़ा प्यारा। एक कांड हो गया 1950 में, एक कांड हो गया एशिया में, कोरियन क्राइसिस, कोरियाई संकट पैदा हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अमेरिका को लगा कि भाई अगर उधर ध्यान नहीं दिए तो कोरिया हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान तो अपना तो क्षेत्र ही बना लिया। पाकिस्तान को बनाया यहूदियों ने, मुसलमानों ने नहीं बनाया। मैं पढ़ाऊंगा आपको मिडिल ईस्ट, उसकी भी क्लास लूंगा। अब जब सारी कहानी हो ही रही है तो रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, इजराइल, पैलेस्टीन, सब पे चर्चा कर लेते हैं। तो भैया, और कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, शीत युद्ध शुरू हो चुका था रूस और यूएस के बीच में, यूएसएसआर और यूएस के बीच में शीत। अब एक नया डेवलपमेंट हिस्ट्री में हो चुका था, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर का शिकार कोरिया भी हुआ।
वियतनाम हुआ, अफगानिस्तान तो बर्बाद ही हुआ कोल्ड वॉर में, ईरान, इजिप्ट, क्यूबा, जर्मनी, ये सब कोल्ड वॉर के शिकार हुए। तो 1950 में कोरियन संकट पैदा हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया संकट पैदा हो गया, अमेरिका भागा कोरिया की तरफ। अरे बोला पाकिस्तान ने कहा प्लेबिसाइट, बोला बाद में। अरे बोले भाड़ में गई प्लेबिसाइट, यार मेरा इलाका चला जाएगा, ये तुम लोग के चक्कर में मेरा अपना इलाका चला जाएगा और फार ईस्ट पे कब्जा रखना है। प्लेबिसाइट टल गई, कोरियाई संकट की वजह से प्लेबिसाइट टल गई। कोरियाई संकट की वजह से प्लेबिसाइट टल गई, नहीं तो यही मामला सॉल्व हो जाता। कि बाद में देखेंगे। अच्छा 1950 में प्लेबिसाइट टल गई और 1950 में, अब कनेक्ट करना, 1950 क्या हुआ? प्लेबिसाइट टल गई, किसकी वजह से? कोरियन संकट की वजह से। और 1950 में भारत का संविधान तैयार हो गया। तैयार तो 1949 में ही हुआ, 1949 में। 1950 में भारत को अपना संविधान मिल गया। अब जब संविधान मिल गया तो यह हुआ कि भाई जेएनके में अभी प्लेबिसाइट तो हुआ नहीं, कश्मीर में अभी प्लेबिसाइट तो हुआ नहीं, तो और बिना प्लेबिसाइट के पूर्ण विलय माना नहीं जाएगा। तो अब कश्मीर की स्थिति क्या होगी? कनेक्ट करना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो 1947 अक्टूबर 1947 में साइन हुआ था, उसमें कहा था कि कश्मीर का पूर्ण विलय माना जाएगा प्लेबिसाइट के बाद, कश्मीर की जनता से पूछने के बाद। 1950 में भारत का संविधान। अब सवाल यह उठा कि यह संविधान क्या कश्मीर पे भी लगेगा? और अगर कश्मीर पे लगेगा इसका मतलब कश्मीर का पूर्ण विलय। लेकिन अभी प्लेबिसाइट हुआ ही नहीं, फंस गया मामला, पेच पड़ गया, मामला फंस गया कि भैया प्लेबिसाइट के साथ ही कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा माना जाएगा, कश्मीरी जनता की भावना का सम्मान किया जाएगा। तो पंडित जी ने शेख से कहा कि शेख अपनी अपनी देख। अरे उसने कहा पंडित जी हम आप भाई, आपके कहने पे क्या क्या नहीं किया मैंने, मैं आप ही का तो आदमी हूं। पंडित जी ने कहीं कहीं भावुकता से निर्णय ले लिए, और राजनीति और भावुकता का कोई संबंध नहीं है। कुछ बातें तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अनुभव हो गया ना। राजनीति और भावुकता का कोई संबंध नहीं है ही नहीं। हरशंकर परसाई जी की किताब है तब भी ऐसा ही था। उसमें कहानी है 3 सयाने, आप पढ़िएगा कभी, आपको पता चलेगा राजनीति होती क्या चीज है। अगर आपको भी राजनीति का मतलब अभी तक नहीं पता है तो आप हरिशंकर परसाई जी की किताब है तब भी ऐसे ही था, उसकी एक कहानी है 3 सयाने, पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे सुबह आपको, उसकी आप टेंशन ना लें। तो अब यहां पे बात हुई तो पंडित जी भावुक हो गए। पंडित जी ने कहा हाँ यार, पंडित जी पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के साथ एक दिक्कत ये होती है क्योंकि वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी होता है तो थोड़ा सा गुस्सैल होता है, थोड़ा सा भावुक भी होता है। जैसे हमारे अखिलेश भैया हैं, वो भावुक भी है और गुस्सैल भी है, गुस्सा कर जाते हैं।
उनसे अगर आप मिले तो हमारी तरफ से कहें इस बात को कि 34 में आप ही बनेंगे प्रधानमंत्री, आप टेंशन ना लें। पर गुस्सा छोड़ दें। 4-5 लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की रेस में हैं और उनका उज्जवल भविष्य है। उसमें से एक है अखिलेश यादव, पर वो गुस्सा कर जाते हैं, उनको शोभा नहीं देता और भावुक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरी तो कभी मुलाकात नहीं है, बातचीत भी नहीं है मेरी उनसे, पर पंडित जी भावुक हो गए। और जब पंडित जी भावुक हो गए तो पंडित जी ने कश्मीर को 1950 में एक तोहफा दिया। कौन सा तोहफा? आर्टिकल 370 गिफ्ट। किसको? JNK को। बोले जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता तब तक आर्टिकल 370 पवित्र बंधन का काम करेगा। भारत और कश्मीर किससे जुड़ेंगे? आर्टिकल 370 से। आर्टिकल 370 पवित्र बंधन का काम करेगा। कब तक? जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता। और ये तोहफा मिलने के बाद ऑटोनॉमी, JNK को ऑटोनॉमी, विशेष दर्जा, कश्मीर में कोई बाहरी रह नहीं सकता, वहां जमीन नहीं खरीद सकता, और बड़े सारे, आपने तो आर्टिकल 370 वाला जब आप पास हुआ था तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत सारी बात। विशेष दर्जा, स्वायत्तता, और शेख साहब भागे, आर्टिकल 370 का केक लेके भागे कश्मीर की तरफ। अब कश्मीर में एक बहुत 80% तबका उनको मान ही रहा था, उसके लिए वो नायक थे ही। 1950 में आर्टिकल 370 मिलते ही शेख अब्दुल्ला बन गए महानायक। कश्मीरियों से उन्होंने कहा कि देखा, स्पेशल स्टेटस ले आए तुम लोगों के लिए, भारत में होकर भी तुम भारतीय नहीं हो। बड़ी उपलब्धि थी। तुम भारत के हो, भारतीय तुम्हारे नहीं है। बड़ी गजब का खेल। खैर राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित भी था, क्योंकि भाई सरकार ने प्लेबिसाइट का वादा कर रखा था, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब आप देखो शेख अब्दुल्ला की स्थिति, बहुत स्मार्ट आदमी शेख अब्दुल्ला। और कश्मीरियों के बारे में तो मेरी ये राय आई है कि मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला बन गए हीरो। कहां के? कश्मीर के। क्यों बन गए हीरो? भैया इन्होंने लैंड टू द टेलर, जो मजदूर थे उनको जमीन दिलवा दी। पचहत्तर 25 के रेशियो को 25-75 कर दिया। मनी लेंडिंग, और 1950 में शेख अब्दुल्ला बन गए कश्मीर के सुपरस्टार। क्यों? आर्टिकल 370 की वजह से। समझिए इस बात को, इस खेल को समझिए। इस खेल को समझिए। वो जो आदमी हिडन था, हिडन, वो जो आदमी पर्दे के पीछे था 1947 में, वो अब सुपरस्टार है जम्मू एंड कश्मीर का, राजा है। अब अगर कश्मीर में किसी की चलेगी तो वो आदमी होगा शेख अब्दुल्ला।
और इसी परिस्थिति में पहला आम चुनाव हो गया, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गया 1951 और शेख अब्दुल्ला को मिल गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट। जैसे आम आदमी को पार्टी को मिली ना 70 में से 67, ऐसे पूरी पूरी सीट शेख अब्दुल्ला को, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और शेख अब्दुल्ला बन गया कश्मीर का राजा, बिना क्राउन का राजा। बस यहीं से कश्मीर की स्थिति में एक और परिवर्तन आ गया, बड़ा जबरदस्त परिवर्तन, बड़ा खतरनाक परिवर्तन। कभी कभी आप किसी आदमी को इसलिए ताकतवर बना देते हो कि वो आपका आदमी है, पर वो सिर्फ वक्त का इंतजार करता रहता है। और जैसे उसके हाथ में, इतिहास में तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतने एग्जाम्पल, इतने इतने उदाहरण। पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेएनके में बना दिया सुपर पावर। और यहीं से शेख अब्दुल्ला के सपने भी बदले और शेख अब्दुल्ला की चाल भी बदली और शेख अब्दुल्ला की बातें भी बदली और यहीं से कश्मीर की परिस्थिति भी बदली। आज सुबह से मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 5 से 7 का प्रोग्राम रहेगा ये, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रोग्राम का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर हम जोड़ लें तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। तो पहले क्या जोड़ना है? साधना, सबको करनी है। साधना से क्या होगा? शक्ति पैदा होगी। इस शक्ति से क्या होगा? संकल्प पैदा होगा। और साधना, शक्ति और संकल्प से जब आप श्रम करेंगे, अगर इन तीनों के बिना आप श्रम करेंगे तो आप मजदूर हो जाएंगे। इन तीनों के साथ अगर श्रम तो सबको करना है, कोई बच ही नहीं सकता। इन तीनों के साथ आप संकल्प श्रम करेंगे तो आप तपस्वी हो जाएंगे। तपस्वी राजा हो सकते हैं, तपस्वी सांसद हो सकते हैं, तपस्वी आईएएस हो सकते हैं, तपस्वी डॉक्टर हो सकते हैं। तो सुबह 5 से 7 मैंने शुरू किया है ध्यान, आधा घंटा योग और ज्ञान, 3 चीजों पर आधारित एक कार्यक्रम है। कोई भी बीमारी किसी को, कोई भी बच्चा पढ़ ना रहा हो, किसी को जिंदगी में रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, आज बहुत संकट का समय चल रहा है, ये सब उन सब के लिए प्रोग्राम है। क्यों पढ़ना है? पढ़ाई को मजा कैसे बनाया जाता है मैं बताऊंगा। इसमें एक से एक मुद्दे उठाऊंगा। एक से एक मुद्दा, वो सारे ज्वलंत मुद्दे जहां आप उलझ गए हो वो सब उठाएंगे और ऐसा ऐसा रास्ता बताएंगे आपको, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, मस्त हो जाए। क्योंकि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, गरीब बनाया है पूंजीपतियों ने। अगर भगवान गरीब बनाता तो बुद्ध का महल छोड़ने के बाद इतना नाम कभी नहीं होता। भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, क्योंकि वो साक्षात हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। तो जब व्यक्ति के अंदर भगवान मौजूद है तो कोई व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? और अगर धन ही गरीबी है तो महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बनकर आज तक अमर नहीं होते। महल छोड़ने के बाद आज तक महावीर स्वामी जी नहीं होते। वो हमारे कबीर दास जी को आज तक कोई याद नहीं रखता। इसीलिए मृत्यु को निधन भी कहते हैं। आत्मा रूपी धन खो जाए,
आज से प्रोग्राम शुरू हुआ है, 500 रुपए फीस है इसकी पर महीने की। ध्यान कराएंगे, योग कराएंगे, ज्ञान की इशू मुद्दे उठाएंगे। हफ्ते में 5 दिन होगा, मंडे से फ्राइडे। और कोई भी बीमारी हो, आप योग का सेशन, ध्यान का सेशन ज्वाइन करिए, कोई भी बीमारी हो, आप देखिएगा आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जब व्यक्ति को रोग होता है, जैसे कैंसर बहुत सारे लोगों को है, बड़ी संख्या में आज लोगों को कैंसर है, डायबिटीज बड़ी संख्या में है, तो आप क्या करते हैं आज के जीवन में, जब भी आपको रोग होता है, आप सिर्फ एक अस्त्र से लड़ते हैं, दवा से, शरीर के स्तर पे। आप मन के स्तर पे लड़ते ही नहीं। और कई बार तो मैंने कैंसर के पेशेंटों को देखा कि मन के स्तर पे तो मर ही गए, भैया हमको क्या, अब ना बचा भैया, अब ना बचा। वो सिद्धू जी की पत्नी 3% से वापस आ गई। मन के लेवल से भी आपको संकल्प रूपी दवा डेली लेनी है, डेली। मन की जो दवा है वो संकल्प है, डेली, है ना, कुछ नहीं होगा। और तीसरा दवा है चेतना। आप सिर्फ एक दवा का इस्तेमाल करते हैं, चेतना रूपी दवा। ये करती है नेचुरल हीलिंग, प्राकृतिक हीलिंग करती है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लेकिन 5 साल के बच्चे को मत बैठाइएगा, उसे खेलने दीजिए। 10 साल के बाद बैठा सकते हैं, 5 साल के तो बिल्कुल मत बैठाइएगा। पैदा होने से लेकर 10 साल तक मस्ती करने दीजिए, खेलने दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ ले, थोड़ा बहुत। तीनों बेटियों का मेरा रिजल्ट आया हुआ है, तो एक को 45, 47, 42 मेरी तरह नंबर मिले। मैंने कहा आजा तुझे गिफ्ट दिलाता हूं, बहुत बढ़िया, तू मैं, बाकी सब दोनों टॉप कर गई हैं। 10 साल तक बच्चों को ना छेड़े, कोई दबाव ना दे। मन ग्रो कर रहा है, बॉडी ग्रो कर रही है, नाजुक है वो, उन पर प्रेशर मत डालिए। आइडियल उम्र तो 15 साल से ध्यान करने की, लेकिन 10 साल के बाद वाले भी बैठ सकते हैं। 15 वाले सही हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अमृत है ये प्रोग्राम। गृहस्थ को जीवन में बहुत सारे इशारे मिल सकते हैं। बुजुर्गों को बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते रहेंगे, उनको मैं कहानियां सुनाता रहूंगा, उनके पास इतना सारा अनुभव खुद ही है। और इस महीने के बाद से इस प्रोग्राम की फीस हो जाएगी 2100 रुपए। जिन्होंने इस महीने ले लिया वो तो साल भर 500, तो पूरे साल 500 एक महीना है, ये नहीं कि 500 रुपये पूरे साल बैठेंगे। कल बताएंगे शेख अब्दुल्ला की कहानी। जय हिंद, जय भारत।